कभी सोचा है कि किसी कानूनी मामले में मतलब कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना दे जिसके बारे में आपको पता ही ना चले? एक तरह का आप कह सकती हैं लीगल सरप्राइज अटैक। हाँ, ये एक चिंता का विषय तो है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे ये पक्का हो कि भाई आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ कोई आदेश पास ना हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। तो आज हम इसी दिलचस्प और काफी जरूरी कानूनी पहलू पर गहराई से बात करेंगे। हमारा विषय है कैविएट याचिका, यानी कि कैविएट पिटिशन। हाँ, ये शायद कानूनी दुनिया का एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में आमतौर पर उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कैविएट शब्द असल में लैटिन से आया है। इसका सीधा सा मतलब है उसे सावधान रहने दो, या अंग्रेजी में कहें तो लेट हिम बी अवेयर। अच्छा, सावधान रहने दो। हाँ, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में, कोर्ट उसके हितों के खिलाफ कोई एक तरफा, जैसे हम एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं, वो पारित ना करे। ये असल में न्यायिक निष्पक्षता, या जिसे हम प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, उसे बनाए रखने का एक बहुत अहम जरिया है। और आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये कई महत्वपूर्ण कानूनी लेखों और अदालती फैसलों पर आधारित है, जो इस कैविएट की बारीकियों को और इसके असल महत्व को समझाते हैं। जी, तो आज का हमारा मिशन है इस कानूनी ढाल को, इस शील्ड को समझना, इसकी नींव क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, कौन और कैसे इसे इस्तेमाल कर सकता है, और हाँ, इसकी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी जड़ पर आते हैं, मतलब इसका कानूनी आधार क्या है, ये अधिकार आखिर मिलता कहाँ से है हमें? देखिए, इसका जिक्र भारत के सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम शॉर्ट में सीपीसी कहते हैं, उसके 1908 वाले एक्ट की धारा 148 ए में मिलता है। धारा 148 ए सीपीसी। हाँ, और एक मजेदार बात यह है कि ये धारा शुरू से सीपीसी का हिस्सा नहीं थी। अच्छा। जी, इसे 1976 में एक संशोधन के जरिए कानून में जोड़ा गया था। 1976 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद पहले इसकी ज़रूरत उतनी महसूस नहीं हुई, या फिर ये जो एक तरफा आदेशों से होने वाली दिक्कतें थीं वो बाद में ज़्यादा सामने आने लगीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसे बाद में जोड़ने के एक बड़ा कारण यही था कि समय के साथ ये महसूस किया गया कि कई बार एक तरफा आदेशों की वजह से अन्याय हो जाता है, और उससे फिर और मुकदमेबाजी बढ़ती है। तो ये जो धारा 148 ए है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। ये असल में प्राकृतिक न्याय, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। ऑडी अल्ट्रम पार्टेम मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो। बिल्कुल। दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसका निचोड़ यही है कि किसी के भी खिलाफ कोई भी ऐसा आदेश देने से पहले जो उसके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का एक वाजिब मौका मिलना ही चाहिए। और कैविएट याचिका इसी को सुनिश्चित करती है। हाँ, कैविएट याचिका इसी मौलिक न्यायिक सिद्धांत को एक तरह से गारंटी करती है। ठीक है, तो कानूनी आधार और उसके पीछे का सिद्धांत तो समझ आया, मतलब निष्पक्ष सुनवाई का हक। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। कोई व्यक्ति या मान लीजिए कोई कंपनी कैविएट दाखिल क्यों करे, इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या है? पहला फायदा तो एकदम साफ है, भाई अचानक से कोई स्टे ऑर्डर या ऐसा ही कोई एक तरफा आदेश आपके खिलाफ ना आ जाए। हाँ, ये इसका सबसे पहला और शायद सबसे आम तौर पर समझा जाने वाला फायदा है। लेकिन इसके रणनीतिक उद्देश्य यही खत्म नहीं होते। अच्छा, और क्या है? इसके और भी गहरे फायदे हैं जो पूरी न्याय व्यवस्था के लिए अहम है। एक तो ये कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी आती है। वो कैसे? देखिए, जब कैविएट फाइल हो जाता है तो किसी भी पार्टी के लिए छुपकर, मतलब दूसरी पार्टी को बताए बिना, कोर्ट से कोई एक तरफा राहत पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोर्ट को पता है कि कोई और भी है जिसे सुनना है। बिल्कुल, सब कुछ रिकॉर्ड पे आ जाता है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ती है और भरोसा भी। पारदर्शिता बढ़ना तो यकीनन पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है। इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास भी मजबूत होता होगा। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है अदालत के कीमती वक्त की बचत। वक्त की बचत, वो कैसे? जरा सोचिए, अगर एक तरफा आदेश हो गया तो जिस पार्टी के खिलाफ आदेश हुआ है उसे पहले उस आदेश को रद्द करवाने के लिए अर्जी देनी पड़ेगी। फिर उस अर्जी पर सुनवाई होगी। हाँ, सही बात है। मतलब एक ही मुद्दे पर बार बार सुनवाई हो सकती है, जिसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कहते हैं।
कैविएट दाखिल होने से अक्सर ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा। पहली बार में ही दोनों पक्ष कोर्ट के सामने होते हैं, तो इस दोहराव से और वक्त की बर्बादी से बचा जा सकता है। इससे कोर्ट के काम में भी तेजी आती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं, पारदर्शिता भी और अदावती समय की बचत भी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति उठकर किसी भी मामले में कैविएट दाखिल कर सकता है, या इसके लिए कुछ शर्तें हैं? कौन दाखिल कर सकता है इसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कर दे। कैविएट दाखिल करने के लिए ये जरूरी है कि उस मामले में आपका कोई वास्तविक मतलब रियल और सीधा हित जुड़ा हो। सीधा हित? हाँ, कानूनी भाषा में इसे कहते हैं अधिकारिता या लोकस स्टैंडी होना। लोकस स्टैंडाई। जी, मोटे तौर पर आप कैविएट तब दाखिल कर सकते हैं जब या तो आप किसी चल रहे मुकदमे में एक पार्टी हो, ठीक है, या फिर आपको एक वाजिब आशंका हो, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई अर्जी कोर्ट में दायर की जा सकती है जिससे आपके हितों पर सीधा असर पड़ेगा। वाजिब आशंका, ये शब्द सुनने में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसका ठीक मतलब क्या है? ये आशंका कैसी होनी चाहिए? क्या सिर्फ मेरे मन का वहम काफी है? नहीं, ये सिर्फ मन का वहम या कोई दूर की सोच नहीं हो सकती। जैसा कि अदालतों ने भी कहा है, ये आशंका सिर्फ काल्पनिक या हवाई नहीं होनी चाहिए। आपके पास ये मानने के ठोस और वाजिब कारण होने चाहिए कि हाँ भाई, मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये डर जो है वो तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, कोई बेसिस होना चाहिए उसका। इसे और बेहतर समझने के लिए क्या आप कुछ आम उदाहरण दे सकती हैं? कहाँ ये काम आ सकता है? जरूर। कुछ आम स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए एक मकान मालिक है, उसे डर है कि उसका किरायादार, जिसे वो कानूनी तौर पर निकालना चाहता है, वो कोर्ट जाकर बेदखली की प्रक्रिया पर स्टे ऑर्डर ले सकता है। हाँ, ये तो कॉमन है। तो वो मकान मालिक पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकता है। अच्छा। या मान लीजिए किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है और उसे बाद में ये डर लग रहा है कि जो खरीदार है वो शायद बिक्री को लेकर कोई विवाद खड़ा करे और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोर्ट पहुंच जाए। तो वो बेचने वाला भी एहतियात के तौर पर कैविएट दाखिल कर सकता है। ठीक है। एक और उदाहरण जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आपराधिक मामलों से जुड़ा हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को जमानत मिली है और उसे ये आशंका है कि दूसरा पक्ष, जैसे सरकारी वकील या शिकायत करने वाला, उसकी जमानत रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, तो वो व्यक्ति भी कैविएट दाखिल कर सकता है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर। ये उदाहरण इसे काफी हद तक साफ कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास वाजिब कारण है, उसका सीधा हित भी है और वो कैविएट दाखिल करना चाहता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या करना होता है? क्या इसमें कोई खास औपचारिकताएं हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है? हाँ, प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करना बेहद जरूरी है। अगर प्रक्रिया में चूक हुई तो कैविएट बेकार हो सकता है। अच्छा, तो क्या है मुख्य स्टेप्स? इसके मुख्य चरण इस तरह हैं। पहला है याचिका का मसौदा तैयार करना, मतलब ड्राफ्टिंग। इसमें साफ तौर पर उस कोर्ट का नाम लिखना होता है जहां मामला आने की आशंका है। फिर कैविएटर, यानी जो याचिका डाल रहा है उसका पूरा नाम पता। ठीक। फिर उस संभावित आवेदक का नाम पता जिसके खिलाफ कैविएट है, और जिस मामले या विवाद की आशंका है उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा, केस के बारे में थोड़ी जानकारी। हाँ, संक्षेप में। दूसरा कदम है इसे कोर्ट में दाखिल करना, यानी फाइलिंग। तैयार याचिका को जो भी निर्धारित कोर्ट फीस है उसके साथ उस कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल करना होता है। ओके। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है, वो है नोटिस तामील कराना, मतलब नोटिस सर्व करना। नोटिस देना किसको? ये कैविएटर की जिम्मेदारी है कि वो याचिका दाखिल करने के फौरन बाद रजिस्टर्ड पोस्ट एडी के जरिए उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को कैविएट की एक कॉपी भेजे जिनसे उसे अर्जी आने की आशंका है। अच्छा, यानी जिसके खिलाफ कैविएट है उसे बताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ भेजना ही काफी नहीं है, डाक की रसीद और जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू यानी एडी कार्ड वापस आता है उसको सबूत के तौर पर, प्रूफ ऑफ सर्विस के तौर पर कोर्ट में जमा करना भी अनिवार्य है। ये तो बहुत जरूरी स्टेप लगता है। जी हाँ, अदालतों ने भी इस पर बहुत जोर दिया है कि नोटिस सही तरीके से तामील होना चाहिए। प्रक्रिया तो समझ आ गई, और नोटिस की अहमियत भी। अब ये बताइए कि एक बार कैविएट दाखिल हो गया तो ये कितने समय तक लागू रहता है? इसकी वैलिडिटी क्या है? क्या ये हमेशा के लिए होता है? नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं होता। एक कैविएट याचिका जिस दिन दाखिल की जाती है उस तारीख से सिर्फ 90 दिनों तक ही वैध रहती है। सिर्फ 90 दिन? 3 महीने? हाँ, सिर्फ 90 दिन। अगर 90 दिनों के अंदर वो अर्जी या मुकदमा कोर्ट में नहीं आता है जिसके डर से कैविएट दाखिल किया गया था,
तो 90 दिन पूरे होते ही वो कैविएट अपने आप खत्म हो जाता है, मतलब इनवैलिड हो जाता है। अच्छा, और अगर खतरा तब भी बना हुआ है? तो आपको 90 दिन बाद एक नई फ्रेश कैविएट याचिका फिर से दाखिल करनी होगी। ठीक है, तो इसकी मियाद सिर्फ 90 दिन है। अब मान लेते हैं कि 90 दिनों के अंदर ही वो अर्जी कोर्ट में आ जाती है जिसके खिलाफ कैविएट था, तब क्या होता है? जैसे ही वो अर्जी दाखिल होती है कोर्ट में, कैविएट एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, और इसके एक्टिवेट होते ही सीपीसी की धारा 148A के तहत कुछ कानूनी कर्तव्य, मतलब लीगल ड्यूटीज लागू हो जाती हैं कोर्ट पर भी और अर्जी दाखिल करने वाले आवेदक पर भी। क्या कर्तव्य? पहला, कोर्ट का कर्तव्य है। कानून ये कहता है कि अब कोर्ट के लिए ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि वो कैविएटर को सुनवाई का मौका दिए बिना कोई भी एक तरफा अंतरिम आदेश, जिसे इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, वो पास ना करे। मतलब कोर्ट को कैविएटर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, कोर्ट को कैविएटर को नोटिस जारी करना ही होगा। कई महत्वपूर्ण अदालती फैसलों में, जैसे जीसी सिद्धलिंगप्पा बनाम जीसी वीरन्ना और रामचंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी, इस नियम की अनिवार्यता को बार बार कन्फर्म किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे कैविएटर के लिए एक सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड तक कहा है। सुरक्षा कवच, ये अच्छा टर्म है। और आवेदक का क्या कर्तव्य है जिसने अर्जी डाली है? दूसरा, आवेदक का कर्तव्य। जिस व्यक्ति ने अर्जी दाखिल की है, जिसके खिलाफ कैविएट था, अब उसका ये कानूनी फर्ज बनता है कि वो अपनी अर्जी और उसके साथ लगाए गए जितने भी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की एक कॉपी खुद कैविएटर को भेजे। अच्छा, उसे भी भेजनी पड़ेगी कॉपी? हाँ, इससे कैविएटर को पता चल जाता है कि भाई असल मामला क्या है, क्या मांगा गया है कोर्ट से, और वो फिर कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कैविएट तो दाखिल है पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया या किसी और वजह से कैविएटर को नोटिस दिए बिना ही कोई आदेश पास कर दिया, तब उस आदेश का क्या होगा? क्या वो अपने आप खत्म हो जाएगा? ये एक अहम सवाल है। अगर ऐसा होता है तो वो आदेश कानून की नज़र में अवैध यानी इल्लीगल माना जाएगा। अवैध? हाँ, यहाँ एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। कुछ अदालती फैसलों के अनुसार ऐसा आदेश पूरी तरह से शून्य यानी नलिटी या वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही अमान्य नहीं होता, बल्कि अवैध होता है। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि वो आदेश अपने आप खत्म नहीं हो जाता। उसे रद्द करवाने के लिए कैविएटर को कोर्ट में चुनौती देनी पड़ती है। वो एक सुधारी जा सकने वाली गलती, एक करेक्टेबल इलीगैलिटी मानी जाती है। अच्छा, तो उसे चैलेंज करना पड़ेगा। जी, और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा कि अदालतों ने साफ किया है, कि कैविएट सिर्फ वही लोग दाखिल कर सकते हैं जिनका मामले में सीधा हित हो। कोई अजनबी या बाहरी व्यक्ति जिसका केस से लेना देना नहीं है, वो कैविएट दाखिल नहीं कर सकता। ये तो लॉजिकल है। ये सारी बातें ज्यादातर सिविल मामलों पर लागू होती दिख रही हैं, क्योंकि हम बार बार सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मुख्यतः यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कैविएट याचिका आपराधिक मामलों मतलब क्रिमिनल केसेस में भी दाखिल की जा सकती है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा है। देखिए, जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A जैसा कोई सीधा और स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो कैविएट की अनुमति देता हो। मतलब सीआरपीसी में सेक्शन 148A जैसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक मामले में ये माना था कि सीआरपीसी में कैविएट दाखिल करने का कोई स्पेसिफिक कानूनी प्रावधान नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि क्रिमिनल केस में आप कैविएट फाइल ही नहीं कर सकते? कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, भले ही सीआरपीसी में सीधा प्रावधान ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में एक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में? जी हाँ, इन नियमों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में भी कैविएट याचिका स्वीकार की जा सकती है। अरे वाह, तो ये सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर संभव है? हाँ, ये खासतौर पर तब बहुत काम आता है जब कोई पार्टी किसी हाईकोर्ट के आपराधिक मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटिशन या एसएलपी दायर करने वाली हो। ये जानकारी तो काफी महत्वपूर्ण है, खासकर वकीलों के लिए। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मामलों में कैविएट कब काम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल। 2 आम स्थितियां सोचिए। पहली, जमानत रद्द करने के मामले में। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट से किसी क्रिमिनल केस में जमानत मिल गई है। हाँ। अब उसे डर है कि सरकारी पक्ष या शिकायतकर्ता उसकी जमानत को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में
SLP फाइल कर सकता है। ऐसी हालत में वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकता है ताकि जमानत रद्द करने का कोई भी आदेश उसे सुने बिना पास ना हो। अच्छा, ताकि उसे सुनवाई का मौका मिले। बिल्कुल। दूसरी स्थिति हो सकती है बरी होने के खिलाफ अपील। अगर किसी व्यक्ति को निचली अदालत या हाई कोर्ट ने किसी आपराधिक मामले से बरी कर दिया है, एक्विटेड कर दिया है, हाँ, अब उसे आशंका है कि सरकार या प्रोसिक्यूशन उसकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील या SLP दायर करेगा, तो वो बरी हुआ व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकता है ताकि उसकी रिहाई के खिलाफ कोई एक तरफा कार्रवाई ना हो। ये तो वाकई बहुत काम की जानकारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट लेवल पर क्रिमिनल मामलों में भी ये सुरक्षा उपलब्ध है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये बात तो एकदम साफ है कि कैविएट याचिका महज एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय कानूनी प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, एक मैंडेटरी प्रोसीजरल सेफगार्ड है। जैसा हमने देखा, ये प्राकृतिक न्याय के उस मौलिक सिद्धांत ऑडी अल्ट्रम पार्टेम को जमीनी हकीकत में बदलती है। हाँ, ये अचानक दिए जाने वाले एक तरफा आदेशों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करती है, अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता लाती है और जैसा आपने बताया, अदालतों का कीमती वक्त और संसाधन भी बचाती है। हाँ, और ये बात भी गौर करने लायक है कि भले ही CRPC में इसका सीधा प्रावधान नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर आपराधिक मामलों में भी इसे स्वीकार किया जाना इसके अंदरूनी महत्व को दिखाता है। सही बात है। ये सचमुच सिविल मामलों और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर आपराधिक मामलों में वकीलों और उनके मुवक्किलों के लिए एक अनिवार्य, एक इंडिस्पेंसेबल टूल है। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि न्याय न सिर्फ हो बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होता हुआ दिखे भी। ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल या यूं कहूं कि एक विचार मन में आ रहा है। जरूर, पूछिए। जब कैविएट सिविल कानून में इतना उपयोगी है और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर आपराधिक मामलों में भी इतना कारगर और जरूरी माना गया है, तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में भी निचली आपराधिक अदालतों के लिए, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उनके लिए भी ऐसा ही एक स्पष्ट प्रावधान शामिल किया जाए? हाँ, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, एक सोचने लायक नुक्ता है। हाँ, अगर ऐसा प्रावधान CRPC में जोड़ा जाता है तो इसके व्यवहारिक असर क्या होंगे? क्या इससे हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत और निष्पक्ष बनेगी, या फिर इसकी अपनी कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे शायद मामलों की संख्या और बढ़ जाए? हाँ, ये भी हो सकता है। इस पर यकीनन और गहराई से विचार किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से न्याय प्रणाली के हर स्तर पर निष्पक्ष सुनवाई के अवसर को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना कि न्याय होता हुआ दिखे हर लेवल पर। जी हाँ, बिल्कुल।